नमस्कार प्यारे छात्रों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सब मस्त होंगे। सो हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, स्वस्थ रहे और मस्त रहे। प्यारे छात्रों, आप लोगों का क्लास हम फिर आज से रेगुलर करते हैं। कल जो है ना प्यारे साथियों, हमारा एग्जाम था, ठीक। और एग्जाम की वजह से कल आपका क्लास नहीं हो पाया, क्योंकि हम शाम के वक्त आए थे एग्जाम दे करके। लगभग 5:30 के आसपास हो रहा था। तो उस टाइम अगर हम आपका क्लास रिकॉर्ड भी करते ना, तो आपको पक्का कि 6 बजे आपको क्लास नहीं मिल पाता। इसके वजह से प्यारे साथियों, आप लोगों का क्लास जो है कल नहीं पाया था। सो आप उसके लिए आपसे माफी चाहता हूँ, और आप लोग इस क्लास को रेगुलर कीजिए। और मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों का जो क्लास है रेगुलर ही रहे, बीच में टूटे ना। आ जाता है कभी कभी ऐसा एग्जाम आ जाता है जिसमें कि हमें जो है काफी ज्यादा वक्त लग जाता है, ठीक। जिसकी वजह से आप लोग क्लास एक आध क्लास ऐसे हो जाते हैं जो कि आपको नहीं हो पाता है, ठीक। तो चलिए भाई, यहाँ पर क्वेश्चन हम लास्ट क्वेश्चन ये वाला ना किए थे। आपका जो पिछला क्लास था उसमें लास्ट वाला क्वेश्चन हमने यही कहा था, ठीक। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि साइन 4 थीटा माइनस कॉस 4 थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये वाला क्वेश्चन हमने पिछले क्लास में किया था। तो एक काम करते हैं, इसको एक बार और बता देते हैं ताकि आप लोग को रिवीजन हो जाए, क्योंकि इस त्रिकोणमिति के हर एक सवाल को आप लोग जब जितना रिवीजन करेंगे उतना अच्छा रहेगा। क्योंकि आपको इस बार त्रिकोणमिति से 40 से 45 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं एग्जाम में। भाई सोचो, लगभग 50% नंबर तो यही लेकर के आ रहा है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति आपका 50% नंबर ला देगा। त्रिकोणमिति को थोड़ा भी आपको जो है मिस नहीं करना है भाई। त्रिकोणमिति पर अच्छे से कवर अप कर लो। त्रिकोणमिति का 50% नंबर आपको त्रिकोणमिति दिलाएगा, ठीक प्यारे साथियों। और हम जो है आप लोगों के लिए एक ऐसा खास वीडियो लाने वाले हैं जिसमें बताएंगे कितने चैप्टर मैथ में आप पढ़ लेंगे ताकि आपको 100 में 99 नंबर आ जाएंगे, कितने चैप्टर पढ़ने से, ठीक। तो वो भी क्लास भी हम आपको जल्द ही लेकर के आएंगे। फिलहाल अभी जो है प्यारे साथियों, मेरा एग्जाम चल रहा है। तो एग्जाम तो अभी कल एक खत्म हुआ है, फिर नेक्स्ट डे है, 2-3 दिन के बाद फिर एक एग्जाम है। तो अभी भाई थोड़ा सा अभी जो है ना मेरे पास टाइम नहीं, फिर भी आप लोगों का क्लास ले रहे हैं भाई। कभी कभी ऐसा हो जाता है तो उसके लिए माफ कीजिएगा। चलिए भाई, आपका ये स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखो भाई, ये बराबर के इस साइड जो होता है ना, बराबर, ये वाला बराबर, ठीक। इस बराबर के इस साइड वाला को कहते हैं एलएचएस। क्या कहते हैं भाई? एलएचएस कहते हैं, ठीक। इसको कहते हैं एलएचएस। और बराबर के इस साइड वाले को क्या कहते हैं भाई? जिसमें एक दिया हुआ है, ठीक। इसको कहते हैं भाई आरएचएस, ठीक। जब एलएचएस और आरएचएस ये दोनों जो है बराबर हो जाएंगे, ठीक, तब क्या होता है कि जो हमको प्रूव करने के लिए कहता है, सिद्ध करने के लिए कहता है, वो हमारा सिद्ध हो जाता है। तो उसको हम लिखते हैं प्रूव्ड। ये बात कॉमन बातें हैं जो आपको समझना जरूरी होता है। तो ये कॉमन बातें हमें लगता है आप लोग समझ गए हैं। तो चलो भाई, इसको एक बार और रिवीजन करा देते हैं ताकि आप लोगों को जो है एग्जाम में कोई भी परेशानी ना हो। त्रिकोणमिति से एक भी क्वेश्चन ना छूटे, क्योंकि त्रिकोणमिति जो नंबर दिलाएगा, समझो भाई आपका बेड़ा पार है, ठीक है। तो त्रिकोणमिति पर ज्यादा कमांड करना है, और कुछ ऐसे चैप्टर बताएंगे जिस पर आप, वो चैप्टर जो है ना बहुत ही हल्का चैप्टर है, ठीक, आप लोगों के लिए। और हमारे जीवन में भी, जब हम स्टूडेंट लाइफ में थे, अभी भी स्टूडेंट लाइफ में भी ही है, तो अभी स्टूडेंट लाइफ में काफी आप लोग से सीनियर है, और उस टाइम हम आप ही लोग के जैसे थे। करीबन 3-4 साल पहले की बात है। तो यहाँ पर स्टूडेंट लाइफ में हम क्या करते थे मालूम है? हम पहले वो चैप्टर को कमांड करते थे जो हमको हल्का लगता है, ठीक। उस चैप्टर को कमांड करते थे ताकि वो चैप्टर हमें ज्यादा से ज्यादा समझ में आए, ठीक। और हल्का भी रहेगा, ज्यादा से ज्यादा समझ भी आएगा, और ज्यादा से ज्यादा नंबर भी आ जाएगा। उस चैप्टर को कमांड करते थे। लेकिन हमारे टाइम में भी ऐसा हुआ कि जो ये आपको 100 नंबर ऑब्जेक्टिव वाला जो आया है ना, वो हमारे टाइम से ही आया है। कोरोना आया था, और कोरोना के टाइम में हम लोगों का भाई उस टाइम जो है कोचिंग स्कूल सब कुछ बंद हो गया था। और उसी टाइम से 100 नंबर वाला जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया था। और 15 ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सॉल्व करने थे, तो इसमें हमको मिला था 30 सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक। और हमको सॉल्व करना था 4 सब्जेक्टिव क्वेश्चन, 5 नंबर वाला आता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो उसमें हमको मिला था 8 क्वेश्चन, जिसमें हमको सॉल्व करना था कितना भाई? 4 क्वेश्चन। ये सब जो नियम लागू हुआ था उसी टाइम से लागू हुआ था, अभी तक ही भी है। तो उसमें कोई टेंशन नहीं है, आप लोगों को अच्छे से कवर अप हो जाएगा। मैथ का टेंशन छोड़ दो भाई। ज्यादा नहीं, 5 से 6 चैप्टर आप पढ़ेंगे, मैथ में 100 में 99 नंबर लाएंगे, ये मेरा दावा है भाई। ये दावा है, वादा नहीं, दावा है, ठीक है।
वादा तो कभी कभी टूट जाता है, लेकिन दावा भाई टूटने का 99% चांस बहुत ही नहीं होता है। ठीक, दावा नहीं टूट सकता है। तो ये भाई देखो, यहाँ पर हम क्या आपको बताने वाले हैं, साइन 4 थीटा माइनस कॉस 4 थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ पर हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पर एलएचएस तो समझा दिए। यहाँ भाई ब्लू पेन से ही यहाँ पर इसको सिद्ध कर रहे हैं, सॉरी ब्लैक से ब्लू बोल रहे हैं। तो यहाँ पर देखो भाई साइन 4 थीटा को अगर हम ऐसे लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ठीक, तो ये तो हमको कवर हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई, साइन 4 थीटा, क्या हो जाएगा, साइन 4 थीटा। इसी का दूसरा रूप हो गया ये भाई। तो हमें लगता है इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होगी, और इसमें परेशानी नहीं है तो इसको तो हमको क्लीन करना है। और हमने क्या किया, साइन 4 थीटा को साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर कर दिया। माइनस है तो माइनस देंगे, कॉस 4 थीटा को उसी प्रकार से लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ठीक, और नीचे में हमारे पास क्या है भाई, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यही बात है। ठीक, तो ये एलएचएस के द्वारा हम आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर देखो, इससे आपको एक चीज का ध्यान पड़ रहा होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर हम साइन स्क्वायर थीटा को ए माने तो ए स्क्वायर हो जाएगा, और कॉस स्क्वायर थीटा को बी माने तो बी स्क्वायर हो जाएगा। और इस सूत्र का जो है, ये जो अगर इस टाइप के जब आते हैं तो इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं, इस सूत्र का क्या भाई, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसका ये सूत्र होता है। ठीक, तो इस सूत्र पर हम बैठाएंगे इस टर्म को। ठीक, तो यहाँ पर देखो साइन स्क्वायर थीटा को ए माने हैं तो यहाँ पर क्या हमको लिखना पड़ेगा, ए प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को बी माने हैं तो कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि हमको लिखना पड़ेगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये लिख दिए। और अब क्या है, इंटू करेंगे, फिर छोटी कोष्ठक स्टार्ट करेंगे। ए हम किसको माने हैं भाई, ए माने हैं साइन स्क्वायर थीटा को, तो यहाँ पर लिखेंगे भाई साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, माइनस है सूत्र में तो यहाँ पर माइनस आप दे देंगे। ठीक, और उसके बाद कॉस स्क्वायर थीटा को हम बी माने, ठीक, तो बी की जगह पर हम क्या देंगे भाई, कॉस स्क्वायर थीटा देंगे। यहाँ तक हमें लगता है आप लोगों में से किसी को कोई परेशानी नहीं होगी ये बात समझने में। और बाटम हमको क्या करना है, बाटम जो है वही दे देंगे, क्या है भाई, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, यही बात है। एक काम करते हैं, इसको छोटी कोष्ठक से घेर देते हैं। ठीक, अब इसमें देखो भाई साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ भी है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये इंटू में यानी कि गुना में है, ये बटाम है, तो ये और ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक, यहाँ तक किसी को समझने में कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, क्योंकि यहाँ तक हमने ज्यादा कोई खास काम नहीं किया है, बस एक सूत्र का अप्लाई किया है, और दूसरा सूत्र ये अप्लाई होगा, यहाँ पर आपको बच गया क्या भाई, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये बच गया। क्योंकि ये दोनों तो खास हो गया, दोनों अपने में लड़ाई झगड़ा करके अपना मर मिट गया, टेंशन खत्म, कुरुक्षेत्र का युद्ध खत्म, पांडव जीत गए। पांडव भाई ये है, लेकिन ये पांडव अभी पर नहीं, यहाँ पर नहीं। राम और रावण में, रावण और राम में लड़ाई हुआ था तो राम जीते थे, रावण मर गया था। ये भाई रावण एक तरह से क्या था भाई, निगेटिव था। रावण क्या था, निगेटिव था। ठीक, यहाँ भी हमको निगेटिव वाला मिल रहा है, तो रावण गया भाई। तो निगेटिव वाला जो टर्म है वो हमने कट ऑफ कर दिया। तो यहाँ पर जो है हमको भाई मिल के आ रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। ये 1 होता है भाई, बताओ ये 1 होता है कि नहीं होता है, सो पहले बताओ। आपको जब हम सूत्र कराए थे त्रिकोणमिति में, तो उस टाइम हमने बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। यहाँ से 1 को हम मिटा देते हैं। ठीक, अब देखो भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 आ गया, लेकिन हमको एक चीज यहाँ पर मिल रहा है कि एक जो है वो हमारा एलएचएस है, तो यहाँ पर सॉरी आरएचएस है, तो यहाँ पर लिख देंगे आरएचएस है, आरएचएस। हमने आपको क्या बताया था बेसिक में कि अगर एलएचएस जो है आरएचएस के बराबर हो गया, ठीक, तब जो है हमारा प्यारा जो प्रूव करने के लिए देता है वो प्रूव्ड हो जाता है। ठीक, ये बात हमने कहा था। तो यहाँ पर लिखेंगे एलएचएस इक्वल टू आरएचएस हो गया, तो ये हो गया प्रूव्ड। ठीक भाई, प्रूव्ड की जगह पर हमको आर लिखा जाता है। ठीक, प्रूव्ड हो गया। तो यहाँ पर देखो भाई हमको यहाँ आरएचएस मिल गया, तो ये बात हमको चाहे तो आप लिख सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर डायरेक्ट एक लाइन की क्या करेंगे, एक लाइन अपने आप खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पर करेंगे प्रूव्ड लिख देंगे। एक लाइन की आपको एग्जाम में बचत होगी, और एक लाइन लिखने की बचत होगी, और नंबर भी पूरा फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक, तो यहाँ पर प्रूव्ड लिख देंगे, आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। सूत्र कौन सा अप्लाई किया, एक सूत्र आपको ये वाला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये वाला सूत्र अप्लाई किया। जहां पर हमने साइन स्क्वायर थीटा को क्या किया भाई, ए मान लिया, और कॉस स्क्वायर थीटा को हमने क्या किया भाई,
बी मान लिया। ठीक, ये बात हमने किया तब जाके हमको ये मिला। और आपको बता दे कि आपको ये सब बातें जो है ना एग्जाम में नहीं लिखना है, ना ये बात ना ये बात। जो बात एग्जाम में नहीं लिखना है उसको क्यों बोर्ड पर रहने दे भाई, उसको मिटा देते हैं। समझने के लिए आपको सूत्र की जरूरत थी, सूत्र हमने बता दिया। और जो बात एग्जाम में नहीं लिखना है वो मिटा देते हैं। अब समझ जाओ कि जितना यहाँ से बनाए हैं LHS से लेकर RHS प्रूव्ड तक, इतना ही बात आप लिखेंगे बोर्ड एग्जाम में, आपको फुल मार्क्स मिलेगा। कोई टेंशन कोई परेशानी नहीं है। ठीक प्यारे साथियों, तो चलिए अब हम स्टार्ट हो जाते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन त्रिकोणमिति से स्टार्ट हुआ। मेरे को तो बहुत खुशी हो रही है भाई कि फर्स्ट क्वेश्चन त्रिकोणमिति से स्टार्ट हुआ। तो चलो भाई चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाँ तो भाई ये देखो इस क्वेश्चन में, ठीक, इस क्वेश्चन में कह रहा है आपको कि एक त्रिभुज एबीसी है। ठीक, एक त्रिभुज एबीसी है और उसमें कह रहा है डी समानांतर बीसी। भाई याद करो जब हम त्रिभुज चैप्टर पढ़ा रहे थे तो उसमें ये थ्योरम हमने पढ़ाया था। और ये थ्योरम कौन सा है, तो ये थेल्स का थ्योरम है। और ये थेल्स का थ्योरम जो है हमने आपको पढ़ाया था, याद करो भाई, त्रिभुज चैप्टर में हमने आपको थेल्स का प्रमेय पढ़ाया था। 6.1 प्रमेय है और 6.2 प्रमेय है इसका विलोम। ठीक, तो ये वाला जो हमने पढ़ाया था इसी से क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पर आया है। और मैंने वहां कहा भी था कि भाई देखो आपको जो है एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन इस चैप्टर से आएगा ही आएगा। तो आपको ये क्वेश्चन आ गया। इसमें क्या कह रहे हैं, त्रिभुज एबीसी में इस समानांतर बीसी, तो एडी इक्वल टू दिया हुआ है 1.5 सेंटीमीटर, डीबी इक्वल टू दिया है 3 सेंटीमीटर, ए इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो कह रहा है इसी का मान ज्ञात करें। देखो भाई पहले त्रिभुज बना लो, ठीक, और इसमें क्या करो, ए बी सी दे दो। डी एक ऐसा रेखा है जो कि बीसी के समानांतर है, तो बीसी के समानांतर खींच दिए। हमको दिया क्या है, तो यहाँ पर लिख देंगे दिया है, क्या दिया है भाई, दिया है कि AD इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर। ठीक, और क्या है भाई, डीबी इक्वल टू दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। ठीक, उसके बाद हमको AE इक्वल टू दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर। ठीक, तो हमको कह रहा है इसी का मान ज्ञात करें। ठीक, क्या कह रहा है, इसी का मान ज्ञात करें, तो इसी इक्वल टू व्हाट दे देंगे। ठीक, यहाँ तक हमें लगता है आप लोगों को कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं होगी। जब यहाँ तक आप आ जाएंगे तो आपको क्या करना है, हमने आपको उस टाइम थ्योरम जब बताया था तो उसमें हमने सिद्ध किया था, ये जो थ्योरम हमने सिद्ध किया था थेल्स का प्रमेय, तो उसमें सिद्ध किया था कि AD बटा DB इक्वल टू AE बटा EC। याद करो भाई ये थ्योरम हमने सिद्ध किया था कि नहीं किया था भाई, ये बात हमने सिद्ध किया था। थेल्स प्रमेय का यही बात है कि अगर कोई त्रिभुज में कोई तीसरी भुजा आकर के दूसरी कोई चौथी भुजा आकर के क्या करता है, तीसरी भुजा के समानांतर होता है, तो उस त्रिभुज का जो है जिस जगह पर से वो इसको डिवाइड करेगा तो उन दोनों का जो अनुपात होगा वो इन दोनों के अनुपात के बराबर होगा। मतलब AD बटा DB, AD, ठीक, देखो भाई AD बटा DB इक्वल टू AE बटा EC। ये बात हमने आपको सिद्ध किया था। ठीक, ये बात सिद्ध किया था, इसी बात पर जो है इसको बैठाना है। देखो क्या है कि ये जो थेल्स का प्रमेय हुआ था, इस थेल्स का प्रमेय क्या हुआ कि DE समानांतर BC, यहाँ पर लिख देंगे भाई ये दिया हुआ है, फिर लिख देंगे चूंकि DE समानांतर क्या दिया हुआ है BC, तो इसीलिए क्या हो जाएगा भाई AD बटा DB इक्वल टू हो जाएगा AE बटा EC। थोड़ा सा बैकग्राउंड साउंड आया होगा तो क्या कीजिएगा भाई, इतना इतना आता रहता है। ठीक, तो यहाँ पर देखो भाई AD बटा DB इक्वल टू AE बटा EC, ये बात हमने लिख दिया। ये बात हमने आपको प्रूव्ड भी कराया था, तो इसका ये बात हमने लिख दिया। यहाँ पर इसका कोई काम नहीं है, हम इसको मिटा दे भाई, मिटा देते हैं। काम इसका यहाँ पर कोई नहीं है, क्यों जगह चेक करके भाई बैठा रहेगा भाई, भोज खाने नहीं आया है तो तुम्हारा काम है यहाँ पर इसलिए लाए हैं। यहाँ पर देखो भाई AD का मान कितना दिया हुआ है 1.5 सेंटीमीटर। ठीक, तो 1.5 सेंटीमीटर यहाँ दे दिए। ठीक, DB का मान कितना दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर यहाँ दे दो। और AE का मान क्या दिया हुआ है भाई 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर यहाँ दे दो। बचा इसी तो हमारा कुछ नहीं दिया हुआ है, इसी निकालने के लिए कह रहा है, इसी निकालने के लिए कह रहा है, इसी का इसी रहने दो। एक चीज यहाँ पर देखो भाई 3 को 1 सेंटीमीटर से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा भाई 3 सेंटीमीटर ही होगा। 3 को 1 से गुना करेंगे 3 ही होगा। और 1.5 सेंटीमीटर यानी 1.5 सेंटीमीटर को इसी से गुना करेंगे तो 1.5 सेंटीमीटर गुना इसी होगा। तो वही बात यहाँ पर हम लिखने जा रहे हैं 1.5
ठीक, सेंटीमीटर अभी नहीं लिखेंगे, अगर आप चाहे तो लिख सकते हैं, लिख दीजिए, हम भी लिख दिए हैं तो आप भी लिख दीजिए। इसी इक्वल टू यहाँ पर 3 और 1 को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, 3 और 1 को गुना करेंगे तो हमको हो जाएगा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सेंटीमीटर यहाँ पे, सेंटीमीटर यहाँ पे, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो भाई जब सेंटीमीटर लिख ही दिए हैं तो चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखो आपको एक चीज मिलेगा कि 1.5 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर को बराबर इस साइड लेंगे तो इधर गुना में तो इधर बटा में आएगा, तो इसी का इसी डायरेक्ट वैसे रहने देंगे। और 3 सेंटीमीटर का 3 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 3 सेंटीमीटर स्क्वायर जी, बाटम क्या हो जाएगा भाई 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, यहाँ सेंटीमीटर से ये एक स्क्वायर गायब हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर बचेगा 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ से देखो भाई ये जो पॉइंट 1.5 है ये वाला पॉइंट उड़ाएंगे तो यहाँ तो आ जाएगा 10, यहाँ आ जाएगा 10। अब यहाँ पर देखो भाई 10 आ जाएगा तो हमको यहाँ पर हो क्या रहा है कि यहाँ पर जो है हमको भाई 3 एकम 3, 3 5 15 हो रहा है। ठीक, 3 एकम 3, 3 5 15 और 5 एकम 5, 5 दूना 10। ठीक, सेंटीमीटर यहाँ नहीं कट हुआ है, ये सेंटीमीटर बचा हुआ है, तो यहाँ पर इसलिए इसी इक्वल टू क्या हो गया भाई, इसी इक्वल टू 2 सेंटीमीटर हो गया। ठीक, अब यहाँ पर हम बताते हैं, इसमें भाई आपको सेंटीमीटर लिखने का झमेला बढ़ गया। ठीक, तो यहाँ पर एक चीज हम बताते हैं शॉर्टकट में कैसे निकालें। 2 सेंटीमीटर है, शॉर्टकट में आपको निकालने के लिए सेंटीमीटर यहाँ से गायब करते चलो। ठीक, सेंटीमीटर हमको यहाँ पर नहीं लिखना है, हमको क्वेश्चन में सेंटीमीटर दिया हुआ है, क्वेश्चन में सेंटीमीटर देंगे और यहाँ से हम सेंटीमीटर गायब करते हैं, क्योंकि सेंटीमीटर का झमेला जो है हमको नहीं रखना है। ठीक, तो यहाँ पर से हम सेंटीमीटर गायब करते चल गए, तो यहाँ पर देखो हमको बचा क्या था, हमको आया था क्या भाई, तब यहाँ पर सेंटीमीटर हम गायब कर दिए तो यहाँ पर हमको 3 बटा में 1.5 हो जाएगा 1.5। ठीक, ये वाला दशमलव उड़ाएंगे तो यहाँ पर 0 दे दो, सेंटीमीटर था इसलिए हमने उधर गुना में 10 लिखा, सेंटीमीटर नहीं है तो ये 0 पॉइंट यहाँ से हटाओ, पॉइंट हटेगा तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। ठीक, अब देखो पॉइंट तो हट गया, यहाँ बच्चा बना क्या 15 बना, तो 15 एकम 15, 15 दूना 30। ठीक, 1 शॉट में घिंचा गया। तो यहाँ पर देखो भाई आपको क्या आ गया, इसी इक्वल टू 2। अब सेंटीमीटर तो हमने दिए थे, हमको इसी का मान निकालना है, चूंकि तीनों का तीनों सेंटीमीटर में, तो यहाँ भी हो जाएगा सेंटीमीटर में। ठीक, सेंटीमीटर लिख दिए, अब ये हो गया हमारा भाई आंसर। देखो भाई कैसे निकाला जाता है, देखा सेंटीमीटर कैसे आया, तो वो भी समझा दिए। चलो भाई हमें लगता है आप लोग क्लियर है, ये बात आपको ध्यान में रखना है, जब इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। और ये भी ध्यान में रखना है कि ये जो प्रमेय है, ये जो थ्योरम है, ये थेल्स का प्रमेय है। ठीक, क्वेश्चन में ये भी आ सकता है कि थेल्स का प्रमेय सिद्ध करें, तो वो बात हमने आपको 6 चैप्टर में करा दिया त्रिभुज वाले में, टेंशन नहीं लेना है। इस चैप्टर इस प्रमेय का क्या नाम है भाई, थेल्स का प्रमेय। ठीक, थेल्स का प्रमेय कहिए या फिर कहिए भाई थेल्स का प्रमाण, या फिर कहिए भाई इसको कहिए थेल्स का एल्गोरिदम, इंग्लिश में एल्गोरिदम कहते हैं, तो इसको हिंदी में भी कहीं कहीं एल्गोरिदम लिख देता है। ठीक, तो थेल्स का एल्गोरिदम भी कह सकते हैं, तो इसमें कोई बात बड़ी बात नहीं है, थेल्स का नियम भी लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हमें लगता है आप लोग क्लियर समझ गएंगे। जिसको घेरे हैं वो है थेल्स का प्रमेय, ये जो जिसको हम घेरे हैं ये क्या है, ये जो है प्यारे साथी ये थेल्स का प्रमेय है, और ये बात आप लिखेंगे तब आपको अच्छे से बन जाएगा। ठीक, तो कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो चलिए भाई हम साइड हो जाते हैं और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो मैं इस साइड हो गया हूँ, और मेरे प्यारे भाई बहन आप लोग क्या कीजिए कि इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक, तो हमें उम्मीद है आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो चलिए भाई चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ तो मेरे प्यारे साथियों देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है एक त्रिभुज है। ठीक, उस त्रिभुज का नाम क्या है भाई, त्रिभुज का नाम है ABC। ठीक, ABC एक त्रिभुज है और इसमें कह रहा है कि BC भुजा पर एक बिंदु D है, D बिंदु है, मान लिया भाई D बिंदु है, और कह रहा है कि D बिंदु इस प्रकार स्थित है कि कोण AD से इक्वल टू कोण BAC, तो सिद्ध कीजिए कि CA स्क्वायर इक्वल टू CB इंटू CD। ठीक, इस क्वेश्चन को सिद्ध करने के लिए कह रहे हैं, तो इसमें हम क्या करेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है भाई, क्वेश्चन देख करके घबराना नहीं है। अब आप बोलिएगा, आप बोलेंगे क्या जो भैया ये वाला तो कराए नहीं भाई, ये बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ठीक, एक कसौटी बता देते हैं, जब कोई 3 या देखो जब कोई 3 समान हो जाए त्रिभुज में, एक चीज आपको देखना पड़ेगा, एक समरूप का होता है एल्गोरिदम समरूप। ठीक, ये वाला एल्गोरिदम हमने आपको नहीं पढ़ाया है भाई, सही बात बोल रहे हैं। और एक सर्वांग सम का एल्गोरिदम होता है, सर्वांग सम। ठीक, ये सर्वांग सम का एक एल्गोरिदम होता है। ठीक,
तो इसमें भाई देखो सर्वांग होने के लिए भाई सभी कोण और सभी भुजा बराबर होना चाहिए, ठीक। लेकिन लेकिन इसमें जो सर्वांग के लिए आपको जो है ना सभी भुजा कम से कम बराबर होना चाहिए, ठीक। सभी भुजा, ठीक, सभी भुजा आपको बराबर होना चाहिए सर्वांग के लिए। लेकिन समरूप के लिए जो है आपको प्यारे साथियों ऐसे एस से आपको यानी कि साइड मतलब भुजा, ठीक, ए मतलब कोण, ठीक, और फिर साइड मतलब भुजा, ठीक। भुजा कोण भुजा से भी आपको समरूप हो जाएंगे, ठीक। इसके बाद बताते हैं आपको भाई कोण 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 से भी आपको समरूप हो जाएंगे, कोण 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 कोण, तीन कोण अगर बराबर हो जाएंगे तो समरूप हो जाएंगे, ठीक। अगर आपको भाई तीन भुजा बराबर हो जाएंगे तो भी तीन भुजा बराबर होगा तो वो भाई समरूप भी होगा, सर्वांग भी होगा, ठीक। भुजा अगर तीनों बराबर हो जाएगा, भुजा अगर तीनों बराबर हो जाएगा, ठीक, भुजा अगर तीनों जो है बराबर हो जाएगा तो ये भाई समरूप भी होगा, ठीक, और सर्वांग भी होगा। क्या होगा? सर्वांग सम भी होगा, सर्वांग सम भाई ऐसे यहाँ पर ग छूटा हुआ है तो सर्वांग सम भी हो जाएगा। अगर आपको भाई एक चीज देखने को मिलेगा कि कोण कोण और भुजा बराबर हो रहा है तो वो समरूप हो जाएगा, कोण कोण और भुजा बराबर हो रहा है तो समरूप हो जाएगा, कोण कोण भुजा। अगर दो कोण भी बराबर हो जाएगा तो वो समरूप हो जाएगा, ए लिख देते हैं। दो भुजा भी बराबर हो जाएगा तो वो समरूप हो सकता है, दो भुजा बराबर हो जाएगा कोण बराबर हो जाएगा तो समरूप ही होगा। इस टाइप के जो है प्रॉपर्टी जाता है, ठीक भाई, थोड़ा सा नियम है। तो ये बात आप आसानी से क्वेश्चन में भी समझ सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। हालांकि ये बात हमने आपको त्रिभुज चैप्टर में नहीं कराया है, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में, ऐसा बात नहीं है कि नहीं आते हैं, आते हैं, कई बार भी आए हैं, लेकिन उस टाइम जो है हमने आपको नहीं करवाया। फिर भी आप चलो क्वेश्चन आया है तो क्वेश्चन को देखा जाए। तो यहाँ पर देखो भाई कह रहा है एक त्रिभुज है एबीसी, चलो भाई एबीसी एक त्रिभुज हम बना लेते हैं, ठीक। त्रिभुज एबीसी हमने बनाया, ठीक, त्रिभुज एबीसी कह रहा है, त्रिभुज एबीसी हमने बनाया। अब यहाँ पर एक चीज देखो भाई, त्रिभुज एबीसी की बीसी भुजा पर एक बिंदु डी है, मान के चलो यहाँ पर बिंदु डी है तो ये डी बिंदु हमने ले लिया, ठीक। तो कह रहा है इस प्रकार स्थित है कि ये जो कोण एडीसी जो है ना, ये कोण जो एडीसी है, एडीसी, ये कोण जो एडीसी है, ये कोण जो है, ये कोण बीएसी, बीएसी यानी कि पूरे ये कोण के बराबर है, ठीक। तो कह रहे सिद्ध कीजिए कि सी ए स्क्वायर इक्वल टू सी बी, क्या ये सिद्ध हो सकता है? तो हाँ भाई सिद्ध हो सकता है। देखो कैसे सिद्ध होगा, तो यहाँ पर देखो पहले लिखेंगे त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी, ठीक, तथा, ठीक, और एक त्रिभुज हमारे पास बन रहा है एडीसी, ठीक। तो त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज एडीसी में, एडीसी में, ठीक, त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज एडीसी में। यहाँ देखो भाई एक चीज यहाँ पर हमको मिल रहा है कि पहले तो हमको दिया हुआ है कि कोण एडीसी इक्वल टू कोण बीएसी, ये तो हमको दिया है भाई क्वेश्चन में ही, तो यहाँ पर लिख देते हैं भाई दिया है, ठीक। यहाँ पर आप अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं गिवन, ठीक, लेकिन आप अगर इंग्लिश मीडियम से तो गिवन लिख सकते हैं, नहीं इंग्लिश मीडियम है तो आप नहीं लिख सकते हैं, अपना चाहे तो लिख भी सकते हैं, अपना ओपिनियन होता है, ठीक। तो यहाँ पर आप कोण एडीसी इक्वल टू कोण बीएसी दे सकते हैं, ठीक। गिवन मतलब दिया होता है भाई, दिया है, ठीक, गिवन मतलब होता है। यहाँ पर देखो भाई ये तो आपको दिया हुआ है। दूसरा नंबर बात देखो भाई कोण एबीसी में भी कौन सी है, ठीक, और कोण एडीसी में भी कौन सी है। तो यहाँ पर कौन सी इक्वल टू कौन सी लिख सकते हैं, या फिर ऐसे हम लिख दे तो ऐसे लिखेंगे, तो ऐसे हम लिख रहे हैं कि कोण ए सी बी, ठीक, इक्वल टू कोण ए सी डी, दोनों कोण बराबर हो जाएगा क्योंकि कोण ए सी बी यही कोण बन रहा है और कोण ए सी डी यही कोण बन रहा है, तो ये दोनों कोण बराबर होंगे किस कारण? तो ये दोनों कोण जो बराबर होंगे वो उभयनिष्ठ के कारण बराबर होंगे, क्योंकि ये जो है कौन सी उभयनिष्ठ है, दोनों त्रिभुज में उभयनिष्ठ के कारण हो गए। तो एक शर्त आता है यहीं पर, शर्त कौन सा आता है? तो शर्त ए यानी कि कौन से, ठीक, तो शर्त ए से, ठीक, शर्त ए से जो है हमको प्यारे साथियों क्या मिल रहा है कि त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम हो गया, क्या सर्वांगसम हो गया, त्रिभुज सर्वांगसम नहीं, सॉरी भाई, सर्वांगसम स्वरूप इसमें हमको थोड़ा जो है बोलने में हम थोड़ा समझ सकते हो। तो यहाँ पर जो है ना त्रिभुज एबीसी जो है त्रिभुज डीएसी एडीसी होगा, एडीसी त्रिभुज एडीसी के समरूप है। इसको क्या बोलते हैं भाई? इसको बोलते हैं समरूप।
तो त्रिभुज एबीसी जो है त्रिभुज एडीसी के समरूप है। तो त्रिभुज समरूप होंगे तो इसके बाद क्या होने वाला है भाई, त्रिभुज समरूप होंगे तो इसके बाद जो होने वाला है वो बहुत अच्छा बात होने वाला है कि जब त्रिभुज समरूप होते हैं तो उसके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो त्रिभुज एबीसी का संगत भुजा क्या हो जाएगा भाई, एसी। ठीक, एक तो एसी यहाँ हो गया भाई, एसी के जगह पर एसी रहने दो और इक्वल टू में यहाँ बटा दे दो, यहाँ एसी दे दो। ठीक, और यहाँ पर एक चीज भाई एसी और बीसी क्या हो जाएगा भाई, बीसी हो जाएगा। तो बीसी, ठीक, यहाँ पर बीसी भुजा हो गया। तो इसी को हम पलटेंगे तो यहाँ पर सी ए लिख सकते हैं। ठीक, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं भाई, सी ए बटा सी बी। पलटने पर यहाँ पर जो है हमको प्यारे साथियों सी ए बटा सी बी, भुजा में कोई अंतर नहीं। सी ए देखो, सी ए और ए सी दोनों भुजा तो एक ही न है, तो सी ए बटा सी बी कहिए, सी बी कहिए या फिर बी सी कहिए, ये भी भुजा एक ही है। तो हम बी सी को हम सी बी लिख दिए और ए सी को हम सी ए लिख दिए। ठीक, तो यहाँ पर ए सी की जगह पर भी हम सी ए लिख देते हैं, सी ए। यहाँ तक कोई टेंशन नहीं है। तो यहाँ पर ये यहाँ पर चलो भाई, ये तो यहाँ सी आया, इसके यहाँ पर दे देते हैं सी ए। ठीक, कोई टेंशन नहीं है। संगत भुजाओं का अनुपात हमको बराबर करना है। और ऊपर में क्या होगा भाई, आप पूछेंगे भैया ऊपर में क्या होगा, तो ऊपर में भाई एक चीज होगा कि ये तो भाई हमको त्रिभुज एडीसी में सीएम मिल गया, सीएम मिल गया। तो इसमें एक चीज और मिल रहा है हमको, वो क्या मिल रहा है भाई, वो हमको सीडी मिल रहा है भुजा। कौन सा भुजा मिल रहा है, सीडी, क्योंकि ये और ये भुजा का अनुपात जो है भाई बराबर होगा, सीडी हो गया। ठीक, और यहाँ पर देखो भाई एक चीज, सी ए तो भाई इस त्रिभुज में भी है और ये सी बी कहाँ से आया, सी बी इस भुजा का। ठीक, सी बी इस भुजा का। अब तो क्लियर हो गया होगा भाई, सी बी इस भुजा का, ये सी बी मतलब संगत भुजाओं का अनुपात हमने कहा था बराबर, तो ये संगत भुजा तो हो गया भाई एसी। ठीक, तो एसी को सी ए लिखे। ठीक, और सी बी ये एक भुजा का अनुपात हो गया, दो भुजा का। ठीक, और इसी का संगत भुजा का अनुपात क्या हो जाएगा भाई, एक सीडी हो जाएगा, सीडी। तो सीडी को ऊपर लिख देंगे और एसी को नीचे लिख देंगे। इन दोनों का अनुपात जो है बराबर हो जाएगा। तो सी ए और सी ए दोनों क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा सी ए का होल स्क्वायर और यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, सी बी। ठीक, सी बी इंटू सी डी, इसी को शॉर्ट में लिखेंगे तो सी ए का होल स्क्वायर इंटू सी बी इंटू सी डी। यही नहीं कह रहा था भाई सिद्ध करने के लिए, हाँ भाई यही सिद्ध करने के लिए कह रहा था और ये सिद्ध हो गया। मतलब कहने का मतलब कि जब कोई त्रिभुज समरूप होता है उसके संगत भुजाओं का अनुपात जो है बराबर होता है। तो वही काम किए, उसके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर कर दिए तो हमको जो है मिल गया। तो ये हमको सिद्ध करने के लिए कह रहा था, ये हमने प्रूव कर दिया यानी सिद्ध कर दिया। ठीक, तो यहाँ पर आपको करना क्या है, दो त्रिभुज है। ठीक, दो, एक एबीसी त्रिभुज है और एक एडीसी त्रिभुज है। दोनों त्रिभुजों में हमको दो कोण बराबर हो गया तो शर्त ए से लगा दिए। शर्त ए से लगाए तो यहाँ पर जो है हमको प्यारे से ए मतलब क्या, शर्त कौन कौन। ठीक, ये कौन दोनों बराबर हो रहा है तो ये कौन बराबर हो रहा है, ये कौन बराबर, मतलब कहने का मतलब दो कोण ऐसे हैं जो कि किसी दूसरे कोण से बराबर हो रहा है। ठीक, तो यहाँ पर देखो भाई हमको क्या हो रहा है कि ए यानी कि कौन कौन शर्त से जो है हमको प्यारे से कौन कौन क्या, कौन एंगल। ठीक, कौन इसी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं भाई, एंगल। इसको एंगल मत पर जाना भाई, एंगल है और एंगल। ठीक, इस एल्गोरिदम से जो है प्यारे साथियों, इसके वजह से जो है हमको प्यारे साथियों त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज एडीसी जो है समरूप हो गया। और जब त्रिभुज समरूप हो जाते हैं तो उसके संगत भुजाओं का अनुपात जो है बराबर हो जाता है। ठीक, तो ये यहाँ पर हम संगत भुजाओं का अनुपात बराबर किए तब हमको क्या मिल गया भाई, सी ए स्क्वायर इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। ठीक, प्रूव हो गया। तो यहाँ पर जो फालतू चीज है उसको हम यहाँ पर मिटा देते हैं। ठीक, बाकी बात तो आप समझ ही गए हो। ठीक, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग क्लियर समझे होंगे। कुछ ऐसे हमारे साथी होंगे जिनको ये समझ में नहीं आया होगा तो थोड़ा सा बैक करके आप समझ सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं, पूरा क्लियर बताए हैं। ठीक, तो चलिए भाई चलते हैं। उससे पहले अभी घर नहीं जा रहे हैं भाई, अभी आपको प्यारे से स्क्रीनशॉट लेना है। ठीक, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड हो गया हूँ। चलिए भाई चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन देखो मेरे भाई, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अनुपातों एन बटा ए टू बी वन बटा बी टू तथा सी एन बटा सी टू एक अनुपात दिया हुआ है और उसमें कह रहा है कि इस अनुपात का जो है तुलना करके इस समीकरण में बताइए कि ये समीकरण युग्म मतलब जोड़ा होता है। ठीक बच्चों, युग्म मतलब क्या होता है, जोड़ा। ठीक, दो आदमी जब एक साथ रहेंगे तो उसे एक जोड़ा कहेंगे। ठीक, तो यहाँ पर देखो भाई कह रहा है कि युग्म
समीकरण युग्म जो है ये संगत है या कि असंगत है। देखो भाई दो समीकरण दिया हुआ है, एक तो ये समीकरण हो गया और एक ये समीकरण हो गया। ठीक, इस समीकरण से कह रहा है कि ज्ञात कीजिए कि ये दोनों समीकरण संगत है या असंगत। ठीक, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए जो हमको है प्यारे n बटा a2 निकालना पड़ेगा। ठीक, तो 1 मिनट बच्चों, थोड़ा सा बैकग्राउंड साउंड आने वाला है तो अभी मैं आपको पॉज कर देता हूँ। हाँ भाई, तो यहाँ पर जो है आपको n बटा a2 निकालना है। पता नहीं आज क्या हो रहा है भाई, कभी कुछ कभी कुछ। 1 मिनट रुक जाओ। हाँ चलो, तो यहाँ देखो भाई n बटा a2 निकालना है। n बटा a2 कैसे होगा, x का गुणांक यहाँ पर a1 हो जाएगा, यहाँ पर x का गुणांक a2 हो जाएगा, क्योंकि ये समीकरण नंबर 1 है और ये समीकरण नंबर 2 है, ऐसे मान लेंगे आप। ठीक, कॉपी पर आप जब लिखेंगे तो एक काम करते हैं, इसको मिटा देते हैं। ठीक, और आपको क्लियर आपको बताते हैं कैसे बनाना है आपको एग्जाम में। ठीक, तो एग्जाम में कैसे बनाना है वो आप समझ लो, एग्जाम में कैसे बनाना है। तो इस पर यहाँ जो है इस प्रकार से बनाएंगे। ठीक, यहाँ जो है पहला समीकरण क्या दिया हुआ है भाई, x प्लस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक, तो यहाँ पर इसको समीकरण 1 मान लेना, और उसके बाद क्या है भाई 3x प्लस 6y प्लस 9 इक्वल टू क्या दिया हुआ है 0, इसको समीकरण नंबर 2 मान लेना। अब a1 क्या हो जाएगा भाई आपके लिए, a1 बटा a2 निकालिएगा तो a1 हो जाएगा x का गुणांक, ऊपर वाला समीकरण 1 का x का गुणांक क्या हो जाएगा भाई, कुछ नहीं है 1 है, और नीचे में क्या है भाई 3 है, तो ये 1 बटा 3 आ गया। a1 बटा a2 हो गया। अब आप निकालेंगे b1 बटा b2, क्या निकालेंगे भाई b1 बटा b2। तो b1 बटा b2 जब आप निकालिएगा तो उस टाइम आपको जो है ये वाला देखो, ये हो जाएगा आपका b1, क्योंकि x के बाद y वाला टर्म आएगा b1। ठीक, तो ये b1 में आपको क्या दिया हुआ है भाई 2 दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2। ठीक, 2 लिख दिया, 2 क्लियर हो गया। और b2 क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये भी y वाला टर्म है तो ये b2 6 हो गया। तो 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, आपको निकल के आ जाएगा 1 बटा 3। और C1 बटा C2 निकालिएगा तो C1 बटा C2 के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, ये लास्ट में क्या है भाई 3 है, तो यहाँ पर 3, और नीचे क्या है भाई 9 है, तो ये C1 बटा C2 हो गया। 3 एकम 3, 3 तिहाई 9, यहाँ भी निकल के आया आपको 1 बटा 3। एक चीज आप यहाँ पर गौर से देख रहे होंगे कि 1 बटा 3, 1 बटा 3, 1 बटा 3 हमको तीनों में बराबर आ रहा है, यानी कि कहने का मतलब कि a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2 इक्वल टू C1 बटा C2 है। ठीक, C1 बटा C2 है। ठीक, तो यहाँ पर जो है आपको ऐसे दे देना है, चूंकि a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2 इक्वल टू C1 बटा C2 है। ठीक, इसीलिए जो है प्यारे सोते ये समीकरण युग्म, ये समीकरण युग्म जो है संगत है। ठीक, समीकरण युग्म क्या होगा भाई, संगत होगा, संगत है, लिख देंगे संगत है, क्योंकि a1 बटा a2 b1 बटा b2 और c1 बटा c2 बराबर हो गया, तो ये समीकरण युग्म जो है संगत है। ठीक, तो हमें लगता है आप लोग क्लियर हो गया होगा। यहाँ भाई घेरा किस लिए लगाए थे समझ गए, x का गुणांक a हो जाएगा, y का गुणांक b हो जाएगा, और जहाँ कुछ नहीं है वहाँ क्या हो जाएगा भाई c हो जाएगा। ठीक, समीकरण 1 है तो a1 हो जाएगा, समीकरण 2 है तो b1 हो जाएगा, सॉरी a2 हो जाएगा। समीकरण 1 में y का गुणांक हो जाएगा b1, और समीकरण 2 में y का गुणांक हो जाएगा b2। तो यहाँ तक हमें लगता है आप लोग क्लियर होगा। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कैसे हमने बनाया आप लोग समझ गए होंगे। ठीक, एक बार और बता देते हैं कि ये समीकरण 1 में जो है x का गुणांक हमको a1, और समीकरण 2 का x का गुणांक हमको a2 हो गया। ठीक, समीकरण 1 में y का गुणांक हमको b1 हो गया, और समीकरण 2 का y का गुणांक 6 हमको b2 हो गया। ठीक, कैंसिल आउट किए तो हमको आ गया 1 बटा 3। और समीकरण 1 का जो क्या है अचर पद है, ठीक, इसको अचर पद कहा जाता है, जो नंबर है वो 3 है, तो ये 3 हमारा क्या हो गया भाई C1 हो गया, और इसमें जो है प्यारे साथियों 9 है। ठीक, तो ये हमारा C2 हो गया। इक्वल टू में 0 0 का हमको कोई मतलब नहीं है, ये भाई ऐसे ही रहता है। अगर हम इन दोनों को इस साइड लेंगे 3 को और -9 को, सॉरी 9 को, इधर हमको आ जाएगा -3 -9। ठीक, तो इसमें हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ला सकते थे, लेकिन जब आप अगर इस टाइप में भी रहेगा -3 इधर रहेगा, -9 इधर रहेगा, यहाँ पर सिर्फ ऐसे रहेगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ 0 कर देना पड़ेगा, और -9 को इस साइड लेंगे तो +9 हो जाएगा, -3 को इस साइड लेंगे तो +3 हो जाएगा, तब फिर इस रूप में आ जाएगा, तब आप इसका सोल्यूशन करेंगे। ठीक, तो क्लियरली समझ गए होंगे। अब यहाँ पर देखो हमको क्या हुआ कि a1 बटा a2 b1 बटा b2 और c1 बटा c2 तीनों जो है हमको बराबर हो गया, तो लिख दिए, चूंकि a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2 और c1 बटा c2 हमको तीनों जो है बराबर हो गया। ठीक, तो इसके वजह से जो है प्यारे साथियों हमारा ये समीकरण युग्म जो है संगत हो गया। ठीक, तो हमें लगता है अब आप लोग क्लियरली समझ गए होंगे, तो मैं साइड हो जाता हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक,
तो मैं साइड हो गया हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो चलिए भाई चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन देखो भाई क्लियर दिख रहा होगा, आज कुछ ज्यादा ही इंक बोर्ड पर आ गया, चलो भाई कोई बात नहीं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन देख सकते हो, कह रहा है किसी वृत्त का केंद्र है 2,-3, ठीक। 2,-3 किसी वृत्त का केंद्र कह रहा है, उसके व्यास AB का छोर जो है 1,4 है। तो A के निर्देशांक एवं वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। ऐसे तो भाई आपको समझ में हमें लगता है नहीं आ रहा होगा, तो ऐसे समझो, एक वृत्त है, ठीक, इसका ये केंद्र है। चलो भाई केंद्र है तो केंद्र से व्यास गुजरती है, ठीक। तो इस छोर को हम मान लिए A, इस छोर को B, इस छोर को हम मान लिए O, ठीक। O इस छोर को मान लिए, ठीक, इसमें कोई परेशानी नहीं। हमको O केंद्र, केंद्र मतलब O का हमको निर्देशांक कितना दिया हुआ है, 2,-3 दिया हुआ है। और AB छोर का जो है, AB का छोर, ठीक, AB का एक छोर है जिसका व्यास दिया हुआ है, क्या प्यारे सर, AB का छोर, AB का छोर ही ना भाई क्वेश्चन में, AB का छोर B, AB का छोर B यहाँ पर रहना चाहिए। तो AB का छोर B जो है प्यारे सर 1,4 है, क्या है भाई, 1,4 है, ठीक। तो कह रहा है A के निर्देशांक एवं वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें, मतलब इसका निर्देशांक और इसकी इस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है। हालांकि ये हम अच्छे से वृत्त नहीं बना पाए, ये अंडाकार हो गया, लेकिन ये वृत्त होना चाहिए था, ठीक। अब यहाँ पर देखो आपको क्या करना है भाई, एक बात देखो भाई, बीच का निर्देशांक क्या है, वृत्त का केंद्र कहाँ होता है, मध्य बिंदु पर, ठीक, मध्य बिंदु पर होता है। या फिर कहिए व्यास के मध्य बिंदु पर जो होता है, वृत्त के व्यास के मध्य बिंदु पर वृत्त का केंद्र होता है। तो मध्य बिंदु क्लियरली यहाँ पर क्या आ रहा है, ये मध्य बिंदु है, बीच का बिंदु है, ठीक। यहाँ पर एक आपको हमने बताया था मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु का निर्देशांक, का निर्देशांक इक्वल टू एक सूत्र हमने बताया था, ठीक। तो यहाँ पर उससे पहले आपको क्या करना है, ए का तो निर्देशांक हमको मालूम नहीं है, तो यहाँ पर लिखेंगे माना कि ए का निर्देशांक, माना कि बिंदु ए का निर्देशांक x और y है, बिंदु ए का निर्देशांक, ए का निर्देशांक x और y है, x, y है, ठीक, ऐसे होगा। ये हमने मान लिया, ठीक। मानने के बाद हम क्या करेंगे भाई, मान लिए तो अब एक काम करते हैं, वहां से ही जब लिखना स्टार्ट किए हैं तो वहां ही चलो भाई, ऊपर ही चलते हैं, वहां ऊपर से ही काम किए हैं तो ऊपर ही चलो। तो यहाँ पर लिखेंगे मध्य बिंदु का निर्देशांक इक्वल टू, मध्य बिंदु का निर्देशांक इक्वल टू, का निर्देशांक इक्वल टू क्या होगा भाई, x1 प्लस x2 बटा 2, ठीक, कोमा y1 प्लस y2 बटा 2। ये वाला सूत्र आप लोगों को मालूम है, ठीक। अब यहाँ पर देखो भाई मध्य बिंदु का निर्देशांक कितना दिया हुआ है, 2,-3, तो यहाँ पर लिखेंगे 2,-3, ये मध्य बिंदु का निर्देशांक है, इक्वल है तो इक्वल टू देंगे, ठीक। अब देखो भाई आपको क्या करना है कि x1 का तो मान हमें मालूम नहीं है, ठीक, तो x1 का मान नहीं मालूम है, लेकिन a को हम क्या माने, x, y, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं भाई x, y। अब तो अब हमको क्या है, x1 मालूम हो गया, x1 हमारा x है, ठीक, प्लस x2 हमारा क्या हो जाएगा भाई 1, क्या हो जाएगा 1, ठीक। तो यहाँ पर x प्लस 1 बटा 2 हो जाएगा, ठीक, कोमा y1 हमारा क्या हो जाएगा, y1 हो जाएगा y, ठीक, y1 क्या हो जाएगा y, प्लस y2 हमारा क्या हो जाएगा भाई, y2 हमारा यहाँ हो जाएगा 4, ठीक, यहाँ लिखेंगे 4, ठीक, बटा में 2 देंगे। आगे बढ़ेंगे तो आगे हमको क्या मिलने वाला है भाई, ये चीज तो हमको हो गया। एक काम करते हैं, x वाला को x के बराबर कर देते हैं, y वाला को y के बराबर। तो x में आता है ये वाला जो टर्म है ना, ये x में आता है, ये वाला टर्म y में आता है, ठीक। तो आपको समझ में आ गया क्लियरली कौन x वाला में आएगा, कौन y वाला में आएगा, क्योंकि पहले x वाला टर्म ही लिखा था है। आगे बढ़ेंगे तो आगे आपको मिलेगा क्या भाई, लोग आगे आएंगे तो आगे आपको मिलेगा कि 2 इक्वल टू x प्लस 1 बता 2, कोमा -3 इक्वल टू y प्लस 4 बटा में 2, ठीक। ये बात आपको मिलेगा। तो आप देखो यहाँ पर 2 और 2 को गुना करेंगे तो 4 इक्वल टू में आपको हो जाएगा x प्लस 1, ठीक, और -3 और 2 को गुना कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा भाई -6 इक्वल टू में y प्लस 4 मिल जाएगा, ठीक। आपको यहाँ पर जो है प्यारे साथियों 4 यहाँ पर रहेगा और एक इधर प्लस में इधर आएगा तो -1 इक्वल टू में x हो जाएगा, और -6 का -6 और 4 प्लस 4 को इस साइड लाएंगे तो -4 हो जाएगा, इक्वल टू में y मिल जाएगा। आगे जब आप आइएगा तो यहाँ पर
3 इक्वल टू एक्स और -10 इक्वल टू वाई मिल जाएगा। इसीलिए एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई आपको, एक्स इक्वल टू आ जाएगा 3 और वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई -10। ठीक, तो आपको भाई ए का निर्देशांक मालूम चल गया कि भाई हाँ ए का निर्देशांक यहाँ पर लिखेंगे, ए का निर्देशांक लिखेंगे, ए का निर्देशांक इक्वल टू कितना निकल के आया हमको भाई 3 और -10। ठीक, ये ए का निर्देशांक हमको निकल के आ गया। ठीक, कैसे आया, तो 3 यहाँ पर देखो पहले एक्स लिख देते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं वाई, क्योंकि ए का निर्देशांक एक्स वाई हमने माना है। ठीक, तो एक्स का मान हमको कितना आया भाई 3 आया, वाई का मान कितना आया -10 आया, 3 -10 लिख देंगे, ये हमारा एक आंसर हो गया। दूसरा बात कह रहा है कि वृत्त की त्रिज्या विज्ञात करें। वृत्त की त्रिज्या भाई या तो ए होगा या तो ओ बी होगा, इन दोनों में से कोई एक होगा। ठीक, तो हम ओ बी निकाल लेते हैं। ठीक, तो ओ बी जब आप निकालिएगा तो दूरी सूत्र की मदद से निकालिएगा, तो इसका सूत्र होता है x1 - x2 का होल स्क्वायर, ठीक, प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ठीक, y1 - y2 का होल स्क्वायर। चूंकि हम ओबी निकाल रहे हैं तो ओबी के लिए x1 क्या हो जाएगा भाई, x1 हो जाएगा 2। ठीक, x1 2 हो गया, सॉरी माइनस न है तो माइनस देंगे, x1 2 हो गया, माइनस देंगे, x2 हमारा कितना है भाई 1 है, क्योंकि b का x है 1, तो x2 यहाँ पर हो जाएगा भाई 1, तो 2 - 1 इसका स्क्वायर दीजिए, प्लस y1 आपका यहाँ पर हो जाएगा -3, क्या हो जाएगा भाई -3, और ये सूत्र वाला माइनस देंगे, y2 आपका हो जाएगा भाई 4, तो यहाँ पर देंगे 4 और इसका स्क्वायर देंगे। ठीक, आगे बढ़ेंगे तो आपको प्यारे साथियों 2 में से 1 जाएगा तो 1 हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर प्लस -3 और -4 मिलकर के बना लेगा -7 का स्क्वायर। ठीक, आगे जब आप आइएगा तो 1 का स्क्वायर 1 होता है और -7 का स्क्वायर प्यारे साथियों आपको 49 हो जाएगा, चूंकि प्लस है बीच में तो प्लस दीजिए, 49 हो गया। ठीक, आगे निकल के आ जाएगा भाई √50 और 50 का आप वर्गमूल निकालेंगे तो आपको निकल के आ जाएगा भाई 5√2। तो 5√2 जो इकाई जो है आपका प्यारे साथियों आंसर हो जाएगा इसका। ठीक, 5√2 इकाई, ये वाला इसीलिए का चिन्ह यहाँ पर x के लिए है, तो यहाँ पर देते हैं, इसीलिए यहाँ पर हम थोड़ा सा क्या करते हैं लाइन खींच देते हैं, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक, 5√2 इकाई एक आंसर, और दूसरा आंसर आपको निकल के आया 3, -10। तो हमें लगता है आप लोग क्लियर समझ गए होंगे इसमें क्या किया कि मध्य बिंदु का निर्देशांक वाला सूत्र से हमको क्या निकला, ए का निर्देशांक निकल गया, ए का निर्देशांक निकल गया। उसके बाद कह रहा था हमको वृत्त की त्रिज्या निकालिए, तो वृत्त की त्रिज्या या तो ओबी निकालेंगे या तो ओए निकालेंगे, तो हमने ओबी निकाल लिया। ओबी निकाल लिया दूरी सूत्र से, सूत्र भी हमने यहाँ पर लिख दिया, दूरी सूत्र से हमने ओबी निकाल लिया, तो हमको ओबी निकल के क्या आया भाई 5√2 इकाई। ठीक, तो हमें लगता है क्लियरली आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि हमने जहां जहां जो जो काम किया है वहां वहां हमने आपको बोला है कि यहाँ भाई ये काम करो, यहाँ भाई ये काम करो, तो हमें लगता है क्लियरली आप लोग समझ गए होंगे। तो हम यहाँ से साइड हो जाते हैं और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आप लोग खुद से भी एक आध बार प्रैक्टिस कर सके। ठीक प्यारे साथियों, तो प्रैक्टिस भी क्या कीजिए, इसमें कोई भी हैरानी वाली बात नहीं, ये सब हमने आपको पढ़ाया हुआ है। तो चलिए भाई चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, उससे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले चुके होंगे, तो चलिए भाई चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन देखो भाई, इस क्वेश्चन में क्या है, कह रहा है इस क्वेश्चन में त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो। भैया त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए इसको भुजा तो चाहिए इसका, लेकिन भुजा दिया नहीं है, लेकिन हाँ निर्देशांक तो दिया है, निर्देशांक दिया है, इसलिए इसका जो है हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखो भाई निर्देशांक 1 2 3 3 निर्देशांक हमको दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखो हमको क्या करना है, यहाँ पर जो है प्यारे से x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहला निर्देशांक का पहला पद आपको x1 हो जाएगा 3, और y1 क्या हो जाएगा आपका 4। ठीक, देखो भाई हम उंगली कहाँ दे रहे हैं, उंगली पर ध्यान दो, 4। अब देखो x2 क्या हो जाएगा, x2 आप दूसरा वाला में चलो, ये वाला -4। ठीक, तो x2 हो जाएगा -4, और y2 क्या हो जाएगा, तो y2 हो जाएगा दूसरा वाला में दूसरा, क्या हो जाएगा 3। ये आपका y2 हो गया, और अब x3 चाहिए, तो x3 में तीसरा का पहला हो गया 8x3। ठीक, तो ये आपका 8x3 हो गया, और y3 चाहिए तो तीसरा का दूसरा चाहिए, तीसरा का दूसरा आपको है y6, तो ये आपका y3 हो गया। ठीक, अब पहचाने में किसी कोई दिक्कत तो नहीं होगी कि x1 x2 x3 कैसे पहचानेंगे, y1 y2 y3 कैसे पहचानेंगे, यहाँ तक हमें लगता है आप लोगों को किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ेंगे तो आपको हमने एक बताया था कि 127 231 231 312 वाला एक हमने एक ट्रिक बताया था। ये ट्रिक किसी को याद होगा तो बहुत अच्छा, नहीं तो फिर तो सूत्र भाई याद कर लो कुछ कम से कम,
ट्रिक नहीं याद है तो सूत्र याद कर लो। सूत्र क्या है आप लोगों के लिए, सूत्र लिख दे। ट्रिक यहाँ देख लो, 127, ठीक, 231, 312, ये ट्रिक है। अब इस ट्रिक को पहले याद कर लो, 127, 231, 312, ये आप लोग की ट्रिक है, फेमस ट्रिक है भाई, बहुत फेमस ट्रिक है। और इसी ट्रिक पर आपको सूत्र बैठा देना है। कैसे? तो पहले तो आपको लिख लेना है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकाल रहे हैं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख लेना है। 1 मिनट प्यारे बच्चों, बैकग्राउंड साउंड हमें लगता है अब ना स्टार्ट हो। हाँ, तो ये भाई आप लोगों का ट्रिक है 127, 231, 312 वाला। तो आप देखो इस ट्रिक का यूज कैसे करेंगे। तो यहाँ पर पहले लिख देंगे भाई त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू, आप यहाँ पर लिख दीजिएगा 1/2, ठीक। क्या लिखिएगा? 1/2। 1/2 लिखने के बाद जो है आप बड़ी कोष्ठक ले लेना, ठीक। बताते हैं ट्रिक का अप्लाई कैसे करना है। बड़ी कोष्ठक ले लेना, एक्स वाई माइनस वाई कर देना, ठीक। फिर क्या करना? प्लस करना, फिर एक्स करना, फिर वाई माइनस वाई करना, ठीक। फिर प्लस करना, फिर एक्स करना, फिर वाई माइनस वाई करना। इतना काम करने के बाद आप फिर बड़ी कोष्ठक से बंद कर देना, ठीक। अब देखो इस ट्रिक का अप्लाई कैसे होगा। 123 है तो 127 लिख दो। फिर क्या है भाई? 231 है तो 231 लिख दो, ठीक। फिर क्या है भाई? 312 है तो 312 यहाँ पर लिख दो, ठीक। यहाँ पर लिख दिए। अब देखो आपका सूत्र सही सही सूत्र आपका बन के निकल के आ गया, ठीक। ट्रिक का कैसे अप्लाई हुआ आप समझ गए। आपको सूत्र अगर नहीं याद है आप ये ट्रिक याद कर लो, अगर आपको ट्रिक नहीं आता आप सूत्र याद कर लो। दोनों में से कोई एक तो भाई याद करना पड़ेगा, तब ना आपको क्या प्यारे साथियों क्वेश्चन बनेगा। और ये ऐसा क्वेश्चन है भाई आपको एग्जाम में आ सकता है, या तो 5 नंबर में आएगा या तो आपको 2 नंबर में आएगा, लेकिन आएगा जरूर, ठीक। तो या तो ट्रिक याद कर लो या तो सूत्र। अब सूत्र भी सही है, आ गया आपका x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये आपका सही सूत्र है, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। जब आप इस सूत्र पर आ जाएंगे तो आप इस सूत्र पर क्या कीजिएगा, जो मान है वो मान बैठाइएगा। x1 का मान आपको कितना दिया हुआ है भाई? 3 दिया हुआ है। y2 का मान कितना दिया हुआ है भाई? y2 का मान आपका 3 दिया हुआ है, माइनस y3 का मान कितना दिया हुआ है? 6 दिया हुआ है, तो 6 दीजिए, ठीक। जो मान दिया हुआ है वही देना है और कुछ नहीं। जहाँ चिन्ह है वहाँ, जहाँ जो चिन्ह है वहाँ उस चिन्ह का अप्लाई करना है, बात खत्म। यहाँ पर अब देखो भाई x2 का मान कितना दिया हुआ है? x2 का मान भाई -4 है, तो यहाँ छोटी कोष्टक में आप -4 ले लो, ठीक। y3 का मान कितना दिया हुआ है आपको? y3 का मान 6 दिया हुआ है, 6 दो, माइनस का माइनस देंगे। y1 का मान आपको कितना दिया हुआ है? 4 दिया हुआ है, 4 दो, ठीक। और यहाँ पर फिर x3 का मान आपको दिया हुआ है 8 भाई, तो 8 दो। y1 का मान कितना दिया हुआ है भाई आपको? y1 का मान आपको दिया हुआ है 4, यहाँ पर देख सकते हो 4। तो y1 का मान 4 दिया हुआ है, 4 दो, माइनस का माइनस दो। y2 का मान आपको क्या दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है, तो यहाँ पर 3 दो। यहाँ तक हमें लगता है आप लोगों को कंप्लीट है, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है। आगे आप बढ़ेंगे तो 1/2 हम ऊपर से आपको सूत्र में बताते आ रहे हैं, 1/2, 1/2। ये ट्रिक हम मिटा रहे हैं भाई, क्योंकि सूत्र आपको बन गया तो आपको ये ट्रिक मिटा रहे हैं, ठीक। अब यहाँ पर देखो आपको क्या करना है कि 3 इंटू में अब आपको भाई 3 में 6 घटाइएगा तो -3 हो जाएगा, ठीक। ये प्लस है तो प्लस दीजिए, -4 का -4 दीजिए कोष्टक में। 6 में 4 घटाइएगा तो आपको 2 हो जाएगा, तो गुना में 2 देंगे। प्लस है तो प्लस दीजिए, 8 का 8 दीजिए, गुना दीजिए। 4 में 3 घटाइएगा तो आपको 1 हो जाएगा, बड़ी कोष्टक बंद कीजिए। अब यहाँ पर आपको जो है प्यारे साथियों 1/2 का 1/2 लिखेंगे और 3 और -3 को गुना कीजिएगा तो आपको -9 हो जाएगा। प्लस दीजिए, चूंकि प्लस अभी नहीं देना है, अभी प्लस नहीं देना है। आप यहाँ पर देखो -4 और 2 को गुना कीजिएगा तो आपको -8 होगा, तो प्लस देंगे और उसके बाद -8 देंगे। हमको कोई एतराज नहीं है, दे दीजिए। आपको कंफ्यूजन भी नहीं होना चाहिए, आप दे सकते हैं, ठीक। मैंने चिन्ह क्या था कि 3 और -3 को गुना किया -9 आ गया, ठीक। प्लस है तो प्लस दिए, -4 और 2 को गुना किए तो -8 आ गया, ठीक। प्लस है तो प्लस दीजिए, 8 और 1 को गुना कीजिएगा तो 8 आ जाएगा आपको। अब यहाँ से आप एक चीज देख सकते हैं कि 1/2 और यहाँ छोटी कोष्टक लगा दीजिएगा तो यहाँ -9 और ये प्लस ये माइनस मिलकर के बनाएगा -8 हो जाएगा, ठीक। और ये +8 का +8। एक चीज यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक 8 माइनस में एक 8 प्लस में, तो ये दोनों तो 0 हो जाएगा कैंसिल आउट होकर के। आप चाहे तो कैंसिल आउट कर सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप लिख दीजिए 1/2 और गुना में यहाँ पर आपको बच के आ रहा है भाई ओनली फॉर 9, सॉरी -9 है तो -9 देंगे। तो आपको जो है आपको यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई? -9/2। क्या आ रहा है भाई? -9/2। और इसको जब आप आगे लाएंगे तो आपको आ जाएगा -4.5। चूंकि आप यहाँ पर लिख देना है कि चूंकि क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होता है, चूंकि क्षेत्रफल
ऋणात्मक नहीं हो सकता, चूंकि क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं हो सकता। क्या लिखेंगे? चूंकि क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है, चूंकि क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं हो सकता है, इसीलिए जो प्यारे साथी त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसीलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसीलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई? 4.5 वर्ग इकाई, वर्ग इकाई। ठीक प्यारे साथियों, तो हमें लगता है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। वर्ग इकाई, यहाँ पर थोड़ा भाई लिखने में मिस्टेक हुआ इकाई, तो इसको मिटा देते हैं, थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वर्ग इकाई यहाँ पर लिख देते हैं भाई, वर्ग इकाई। ठीक, तो ये आपका क्या प्यारे साथियों आंसर हो गया। देखो कैसे बनाए। ट्रिक आपको क्या याद रखना है भाई? 127, 231, 312। ठीक, ये वाला ट्रिक आपको याद रखना है। ठीक, 127, 231, 312, 127, 231, 312। या फिर आपको ट्रिक नहीं याद हो रहा है, आपको ट्रिक नहीं याद हो रहा है, तो आपको हमने यहाँ पर सूत्र लिख दिया है। यहाँ पर देखो भाई, ये सूत्र याद कर लो, इसको ब्लैक से घेर दे, सूत्र को इसको ब्लैक पेन से घेर देते हैं। तो या आपको सूत्र याद कर लो या तो ट्रिक याद कर लो, दोनों में से कोई एक चीज याद कर लो, आपका काम बन जाएगा। अब यहाँ पर देखो भाई, हाफ x1 इंटू y2 माइनस y3, ठीक, प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, ये आपका सूत्र है। ये सूत्र याद कर लो, नहीं तो ट्रिक कैसे बना? 127, 231, 312। ठीक, ये ट्रिक याद कर लो, कोई भी चीज आप याद कर लो, आपका काम बन गया। ठीक, पहले सूत्र इसमें क्या किया, जब सूत्र याद हो गया तो हमने ऊपर में लिखा हुआ था पहले से कि x1 क्या है, y1 क्या है, x2 क्या है, y2 क्या है, x3 क्या है, y3 क्या है, ये भी हमने बता दिया कैसे पहचाना है। तो यहाँ देखो, पहले x, ये कोमा के बाई साइड वाला जो है वो हो जाएगा x1, ठीक, कोमा के दाएं साइड वाला y1। ठीक, मतलब ये x ये y, ये x ये y, ठीक, ये x ये y। अब देखना है कितने निर्देशांक आ रहे हैं। ये पहला निर्देशांक है x1 y1, दूसरा निर्देशांक है x2 y2, तीसरा निर्देशांक है तीसरा निर्देशांक है x3 y3। ठीक, तो इस प्रकार से x1 y1, x2 y2, x3 y3 पहचाना जाता है। ठीक, तो हमें लगता है आप लोग को क्लियर हो गया होगा ये बातें। और जब हमने मान पहचान लिया तो मान को बैठा देने पर आगे कैलकुलेशन करेंगे तो हमको जो है आएगा -4.5। चूंकि क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं हो सकता, ये आपका जो है मैथ का एक क्या है रूल है कि आपको क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होगा। ठीक, तो इसलिए चूंकि क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं हो सकता है, इसीलिए क्या हो जाएगा भाई, त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू 4.5 वर्ग इकाई आंसर। ठीक प्यारे साथियों, तो मुझे उम्मीद है आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं सेट हो गया हूँ। मुझे उम्मीद है आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले चुके होंगे, क्योंकि स्क्रीनशॉट लेने में ज्यादा टाइम नहीं, 1 से 2 सेकंड का टाइम लगता है। ठीक, उससे ज्यादा टाइम नहीं लगता है। तो प्यारे साथियों, आज की क्लास यहाँ तक रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आएंगे। तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, स्वस्थ रहे और मस्त रहे। और एक बात हमने आपको बताया कि त्रिकोणमिति को भाई अच्छे से घोल के पी जाओ। घोल के पीना समझते हो? उसको शरबत बना के त्रिकोणमिति को पी जाओ। आपको त्रिकोणमिति में से 40 से 45 नंबर का क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। आपको त्रिकोणमिति को आराम से चटनी बना करके खा जाना है, या फिर त्रिकोणमिति को लो बढ़िया से और उसको शरबत बना के पी जाओ। और नहीं हो रहा है तो भाई हम एक 1 शॉट क्लास लाएंगे जिसमें त्रिकोणमिति के वो सभी क्वेश्चन को टच करेंगे, जो क्वेश्चन जिस टाइप के क्वेश्चन का जो है एग्जाम में आने की संभावना रहती है। हालांकि फिलहाल जो हमारा सेशन चल रहा है उस सेशन पर ध्यान देंगे। ठीक, जो कि हमारा टारगेट है कि आपका 100 नंबर मैथ में कहाँ से आने वाला है, वो जो टॉपिक है उस टॉपिक को कवर अप करने का हमारा टारगेट रहेगा, जिसमें आपको जो है त्रिकोणमिति भी आएगा। ठीक प्यारे साथियों, थोड़ा सा बैकग्राउंड साउंड अब आना स्टार्ट हो गया है, इसलिए आज की क्लास को यहीं तक रहने देते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहे और मस्त रहे। जय हिंद, जय भारत।